ठीक है जनाब। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो आप लोगों के पेपर्स का बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हम इस टॉपिक को कर कर इसके पास पेपर्स भी करेंगे। और हम जो अब पढ़ने लगे हैं ना, वो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीशन मेकिंग। रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीशन मेकिंग। रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग का टॉपिक जो है वो अब हम डिस्कस करने लगे। अच्छा, रेलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग का जो टॉपिक है, इसमें जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, क्यों ये टॉपिक पढ़ा जाता है। तो देखिए, कॉस्ट अकाउंटेंट ने जो है ना वो मुख्तलिफ तरीके के डिसीशंस लेने होते हैं अपनी जर्नी में, या एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी एक जिम्मेदारी, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मुख्तलिफ तरह के डिसीशंस लेता है। मिसाल ले लेते हैं कि लेट से क्या कंपनी ने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं, क्या कंपनी को कोई स्पेसिफिक आइटम का नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं। ठीक है, इस चीज़ का फैसला लेना है। तो ऐसे ही लॉन्च नहीं कर दिया जाएगा, बल्कि कुछ पर्टिकुलर वर्किंग होगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, कुछ अकल का इस्तेमाल कर कर, और फिर इस चीज़ का फैसला लिया जाएगा कि वो नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग या डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में आप ये चीज़ पढ़ोगे कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो इसका फैसला कैसे लेंगे। फिर ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट जो है ना, आप फैसला कर लो कि उसको हमें डिसकंटिन्यू करना है। डिसकंटिन्यू करना है यानी कि एक प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट अब आप सोच रहे हो कि भाई वो प्रोडक्ट आइंदा से हम नहीं बनाएंगे, तो उसके लिए हमें किस तरह से फैसला लेना होगा ये सीखेंगे। इसी तरह से ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने ये फैसला करना हो कि हमें अपनी फैक्ट्री शट डाउन करनी है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का फैसला लेना होगा कि भाई अगर हम कोई फैक्ट्री शट डाउन करते हैं तो हमें किन चीज़ों का, किन फैक्टर्स का ख्याल रखना है, किस तरह से ये डिसीजन लेना है कि हम कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री शट डाउन करें या नहीं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेक और बाय। मेक और बाय। मेक और बाय डिसीशंस, ये एक और तरह के डिसीशंस होते हैं जो कंपनी ने लेने होते हैं। मेक और बाय डिसीशंस का मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ कंपनी क्या खुद प्रोड्यूस करे, खुद मैन्युफैक्चर करे, खुद बनाए, या फिर उसको बाय कर ले, यानी कि बाहर से किसी से, सप्लायर से खरीद ले, बनी बनाई खरीद ले। इसके फैसले और इसके नुकसान, इसके फायदे नुकसान आपने देखने होंगे। इसके बाद आपने कुछ प्रॉब्लम्स करने होंगे जिसमें आपके पास लिमिटिंग फैक्टर्स होंगे। लिमिटिंग फैक्टर्स का मतलब ये है कि कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स होगी जो लिमिटेड होगी। मिसाल के तौर पर रॉ मटेरियल है, लेबर के आवर्स हैं, वो एक ख़ास लिमिट में आपके पास प्रोवाइडेड है। तो आपने ये देखना होगा कि इनका बेहतरीन इस्तेमाल किस तरह से या कहाँ किया जाए। फिर एक और तरह के डिसीजंस आपको लेने होंगे जिसको हम कहते हैं फर्दर फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस। यानी कि किसी चीज को क्या फर्दर प्रोसेस कर कर बेचना है, या उसको फर्दर प्रोसेस करे बगैर बेचना। तो इन शॉर्ट रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग में आपको जो चीज़ें सिखाई जाएंगी ना, वो कुछ ऐसे मामला से होंगी कि जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग की जो स्किल्स हैं, डिसीजन मेकिंग की जो स्किल्स हैं उसको इन्हेंस किया जाएगा, डिसीजन मेकिंग की स्किल्स को इम्प्रूव करा जाएगा। किस तरह से किसी चीज़ का कोई डिसीजन, फैसला लेना है, ये चीज़ देखी जाएगी। सही है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने कि भाई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, पुराना पुराना प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना हो, फैक्ट्री बंद करनी है, कोई चीज़ खुद बनानी है, बाहर से खरीदनी है,
या अगर कोई लिमिटेड रिसोर्सेज उसका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करना है, या किसी चीज़ को फर्दर प्रोसेस करना है, इस तरह के फैसले आपको कंपनी में लेने होते हैं। और उसके लिए आपको इन चैप्टर्स में, इन 2 चैप्टर्स में, रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग के चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे कि ये फैसले आखिर कोई कैसे ले सकता है, ये फैसले लेते वक्त कैसे या किन चीज़ों को या किन फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। हम इनको डिटेल में पढ़ने से पहले और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट से पहले कुछ इनकी न्यूमेरिकल छोटी छोटी सी एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। इनमें से ऊपर वाले कुछ केसेस की कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ताकि हमारा दिमाग जो है वो थोड़ा सा सोचना शुरू कर दे कि इस चैप्टर में हमें जब कोई चीज़ पढ़नी होगी तो किस तरह से फैसले लिए जाते हैं। देखिए, ऐसे ही एक रैंडम 2-4 एग्जांपल लेता हूँ, रैंडम 2-4 एग्जांपल आप लोगों को चीज़ें समझाने के लिए। लेट से एक बंदे की एक शॉप है और वो करंटली जो है ना, ऐसे एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। करंटली वो बनाना बेचता है, केले बेचता है, सही है। अच्छा, इसकी केले की जो कॉस्ट प्राइस है ना 100 रुपये, और जो सेलिंग प्राइस है ना वो 120 रुपये। इसका मतलब इसका जो प्रॉफिट है वो 20 रुपये। मिसाल के तौर पर डजन के लिए वो 100 के खरीदता है, 120 के बेचता है और 20 रुपये का मुनाफा कमा लेता है। अब हम जरा एग्जाम्पल जो देख रहे हैं ना वो देख रहे हैं फर्दर प्रोसेसिंग डिसीशंस की। और ऐसे एक रॉ ले मैन एग्जाम्पल है आप लोगों को चीज़ें समझाने के लिए। मैंने ये कहा कि एक बंदे की एक दुकान है, वो केले 100 रुपए की दर्जन लेता है, 120 रुपए के दर्जन बेच देता है, 20 रुपए का एक दर्जन पर मुनाफा रख लेता है। अब वो ये सोच रहा है कि क्यों ना मैं केलों के बजाय, यानी कि बनाना के बजाय बनाना शेक बेचूं। बनाना शेक बेचूंगा ना तो मेरी जो कॉस्ट होगी ना वो 100 तो नहीं होगी, 100 रुपए के तो दर्जन केले आते हैं। जब मैं बनाना शेक बेचूंगा तो जाहिर है उसमें दूध डलेगा, चीनी डलेगी, दूसरे बहुत सारे खर्चे इंक्रीज हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आना शुरू हो जाएगा, शायद कोई स्टाफ रखना होगा, कुछ भी है, XYZ। लेट्स से उसको अब यूँ लगता है कि भाई 100 रुपए के जो दर्जन केले आएंगे उसके अलावा दूध, चीनी, XYZ जो खर्चा होगा मिल मिलाकर 250 रुपये होगा, और इसमें दर्जन केलों का जूस बन जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें लेट से 4 या 6 या 8 या 5 गिलास बनेंगे, और हर गिलास, लेट से 5 गिलास बनेंगे और हर गिलास 150 रुपये का बिकेगा। यानी कि जो सेल्स रेवेन्यू आएगा, अगर 5 गिलास बनेंगे एक दर्जन केलों में, जिसमें मैंने दूध वगैरह सारी चीज़ें मिलाई, और फिर उनको बेचूंगा मैं और 150 का एक गिलास बिकेगा और 5 ग्लासेस बिकेंगे, तो इस बंदे को पैसा मिलेगा कितना? 750। यानी कि इसको हर डजन केलों पर कितना प्रॉफिट होने लगेगा? 500 रुपये का। ठीक है। तो अब ये एक फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है। बताओ क्या इसको ऐसा करना चाहिए? पहले वो दर्जन केलों पर 20 रुपये कमा रहा था, अब हर डजन किलो पर वो 500 रुपये कमाना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर ये बनाने के बजाय बनाना शेक बेचे तो इसके रेवेन्यू में 150 रुपये का, सॉरी, इसकी कॉस्ट में 150 रुपये का, इसके रेवेन्यूज में 630 रुपये का, और इसके टोटल प्रॉफिट्स में, इसके टोटल जो प्रॉफिट्स हैं, जो मुनाफा है, उसमें 480 रुपये का इजाफा हो जाएगा। ठीक है। तो ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स मुझे नजर आ रहा है कि मेरे खर्चों में 150 का, रेवेन्यू में 630 का और प्रॉफिट्स में नेट 480 का इजाफा है, देयरफॉर मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, जाहिर है कि इसके कुछ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं जो मुझे कंसिडर करने होंगे। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में ये बातें आ सकती हैं कि भाई जब हम ये चीज़ यानी कि बनाना शेक बेचेंगे तो उसकी कितनी डिमांड होगी, उसकी कितनी सप्लाई होगी, बहुत सारी और बातें भी हैं। लेकिन सिर्फ एक आपको आइडिया देना था कि भाई फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन आखिर होता क्या है। जब हम किसी कंपनी का बोलते हैं कि भाई हमने फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन लेना है, तो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन में ये देखा जाता है कि अभी क्या हो रहा है,
यानी कि अभी के कितने खर्चे हैं, कितना सेलिंग प्राइस है, कितना प्रॉफिट है। और फिर अगर हम इस प्रोडक्ट को इन्हेंस कर दें, इम्प्रूव कर दें, तो हमारे खर्चे भी ज़्यादा लगेंगे लेकिन रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। तो क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं? अब यहाँ पर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अगर पहले ये 20 रुपए हर दर्जन केले पे बचाता था, तो अब 480 बचा लेगा, लिहाजा इसको ये वाला काम करना चाहिए। अगेन मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल रफ लेमैन एग्जाम्पल आपको दी थी चीज़ें समझाने के लिए कि भाई देखो इस तरह से कुछ फैसले लेने होंगे आपको। बहरहाल इसके पीछे बहुत सारी और भी इफ्स एंड बट्स हैं, क्वेश्चंस हैं। क्या ये बात समझ में आई कि फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस किस तरह के होते हैं? ठीक है, एक मिसाल मैंने दी ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। लेट से हम यूँ कह लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल नंबर 1 थी, ठीक है, या ए थी। अब एग्जाम्पल नंबर बी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, ठीक है, और उस फैक्ट्री में जो है ना अभी फिलहाल प्रोडक्ट ए बनता है और बिकता है। ए की जो कॉस्ट प्राइस है, या चले यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो 250 पर यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है 200 पर यूनिट है। फिक्स कॉस्ट जो है 100 है। और कंपनी अभी ए के जो है ना वो लेट से 6 यूनिट्स बेचती है, ठीक है। तो इसका मतलब कंपनी का जो सेल्स रेवेन्यू है वो 250 इंटू 6 होता है, यानी कि 1500 रुपये होता है। कंपनी की जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो 6 इंटू 200, यानी कि 1200 रुपये होती है। कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 300 रुपये होता है, ठीक है। और कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है, जैसे कि हमने अपने ऊपर एग्जाम्पल में लिखा, वो 100 रुपये है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है ना वो 200 रुपये होता है। तो अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ये कंपनी अभी करंटली प्रॉफिट अचीव कर रही होगी। अब लेट से यही कंपनी ये सोच रही है कि यार हम ए बनाकर बेच रहे हैं, हम अब जो है ना वो अपनी फैक्ट्री में ए भी बनाएंगे और साथ में अब बी की प्रोडक्शन भी स्टार्ट करते हैं। बी कोई नया प्रोडक्ट है, बी जो है ना वो कोई एक नया प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी कि अब हम यूँ कह लेते हैं कि फैक्ट्री का कुछ हिस्सा ए बनाने के लिए और कुछ हिस्सा बी बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। और जब हम बी बनाएंगे ना तो एक बी की जो सेलिंग प्राइस होगी वो 150 रुपये पर यूनिट होगी। और ये बी की इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। और बी की जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी वो 145 रुपये पर यूनिट होगी। और जो फिक्स कॉस्ट होगी ना वो आप जो है ना वो डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड बी। यानी कि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो तो यूनिट से लिंक नहीं होती है। मिसाल के तौर पर फिक्स कॉस्ट जो 100 रुपये वो फैक्ट्री का किराया है। तो हमने ये सोच लिया कि जब हम बी बनाएंगे तो हम 100 के दो हिस्से कर देंगे, 50 रुपये ए के खाते में और 50 रुपये बी के खाते में डाल देंगे। अब अगर ऐसा होगा तो हमारे पास पहले तो एक ही प्रोडक्ट था जिसका नाम ए था। अब हमारे पास दो प्रोडक्ट्स होंगे, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। अगर हम सेल्स रेवेन्यू लिखेंगे तो ए का 1500 रुपये है, हमने बी भी बेचना शुरू कर दिया। और बी के लेट से जो यूनिट सोल्ड है, जो यूनिट्स बेचे जा रहे हैं वो 3, हमें पता है 3 यूनिट्स बी के बिकेंगे। तो बी से आने वाला सेल्स रेवेन्यू हो जाएगा 150 इंटू 3, यानी कि 450।
अच्छा, बी की जो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, ए की तो 1200, बी की हो जाएगी 145 इंटू 3, यानी कि 435। उसके बाद हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ए की कंट्रीब्यूशन 300, बी की कंट्रीब्यूशन जो है वो होगी 15। फिर हम फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट 100 रुपए थी, लेकिन हमने ये ऊपर लिखा हुआ है कि फिक्स कॉस्ट के हम दो इक्वल हिस्से कर देंगे, आधा ए में और आधा बी में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए में 50 रुपए, बी में 50 रुपए। और अगर हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे तो ए का प्रॉफिट 250 और बी में जो है ना वो 35 का लॉस आ रहा होगा। ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या कंपनी को प्रोडक्ट बी लॉन्च करना चाहिए या नहीं। मैंने आपको ये कहा ना कि देखिए डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट्स वहां पर भी काम आते हैं जहां पर हमें न्यू प्रोडक्ट की लॉन्च करनी होती है, कोई नया प्रोडक्ट बनाना है और हमें ये फैसला लेना है कि ये न्यू प्रोडक्ट बनाना चाहिए या नहीं। तो क्या कंपनी को भी बनाना चाहिए। अगर हम बॉटम लाइन देखते हैं, अगर हम बॉटम लाइन देखते हैं तो जो बी है ना उस पर हमें 35 का लॉस हो रहा है। तो क्या एक लॉस मेकिंग प्रोडक्ट की प्रोडक्शन मुझे करनी चाहिए। पहले मैं सिर्फ ए बनाकर बेच रहा था, अब अगर मैं देखता हूं तो मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया बी, यानी कि पहले मैं सिर्फ ए बेचता था, अब मैं ए और बी बेचूं। बी कोई नया प्रोडक्ट था और मैं ये सोच रहा था कि यार क्या इसको लॉन्च करें या नहीं करें। मैंने लॉन्च करा तो ये रिजल्ट्स मेरे सामने थे कि बी के एक एक साल में 3 यूनिट्स बिकेंगे, एक यूनिट 150 का बिकेगा, 145 रुपये एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट होगी, तो 3 यूनिट्स की 435 होगी। और फिक्स कॉस्ट जो है वो तो 100 ही रहेगी, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही है, फिक्स कॉस्ट पहले भी 100 थी। क्योंकि तुम समझ लो कि ये था रेंट ऑफ फैक्ट्री, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए समझ लो कि ये रेंट ऑफ फैक्ट्री था, यानी कि एक ऐसा खर्चा था जो बी की प्रोडक्शन की वजह से इंक्रीज नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ हमने किया क्या कि हमने उस फिक्स कॉस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई टू कर दिया, डिवाइडेड बाई टू कर दिया, लेकिन वो इंक्रीज भी नहीं हुआ, वो डिक्रीज भी नहीं हुआ। ठीक है। देखिए जरा, हम अगर बी लॉन्च करते हैं ना तो कंपनी के टोटल प्रॉफिट्स की बात करते हैं। टोटल का पीएनएल अगर हम बनाएंगे, पहले हम सिर्फ ए बना रहे थे, लेकिन अगर हम ए और बी अब दोनों बनाएंगे तो 1500 प्लस 450, अब हमारा जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो 1950 रुपये होगा। वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 1200 और 435, अब हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो 1635 होगी। कंट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं तो 1950 माइनस 1635, यानी कि अब हमारी कंट्रीब्यूशन 315 होगी। और टोटल कंपनी की अगर बात करते हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट 100 रुपये होगी और हम 215 रुपये के प्रॉफिट पर खड़े होंगे। अब देखिए, ऑल्दो बी से लॉस हो रहा है, ऑल्दो बी खुद मुझे प्रॉफिट जनरेट कर कर नहीं दे रहा या प्रॉफिट कमा कर नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैं इसको यूं सोचूं कि यार मैं पहले सिर्फ ए बेचा करता था और मैं 200 रुपये का मुनाफा कमाता था, अब मैं ए और बी बेच रहा हूँ, अब मेरी कंपनी में ए और बी दोनों बिकता है और टोटल मुनाफा या टोटल प्रॉफिट जो है वो 215 है। तो मैं क्या पहले से अच्छी पोजीशन में नहीं हूँ। पहले जितना कमाता था अब उससे ज्यादा नहीं कमा रहा। पहले मैं 200 रुपये कमाता था, अब मैं 215 रुपये कमा रहा हूँ। तो मेरा आंसर ये होना चाहिए कि यस, आप बी प्रोडक्ट जो है ना उसको लॉन्च करोगे। ठीक है। आपके सामने रिजल्ट्स हैं, बी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से मेरे जो टोटल प्रॉफिट्स हैं वो पहले जो 200 थे अब वो 215 है। ऑल्दो बी इन इट सेल्फ लॉस करता हुआ नजर आ रहा है,
जब हम बी की बात करते हैं तो बी इन इटसेल्फ लॉस करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल या टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हो तो क्या आप ये नहीं देख रहे हो कि जब आप सिर्फ ए बेचते थे तो 200 कमाते थे, और अब जब आप ए और बी दोनों बेच रहे हो तो 215 कमा रहे हो, यानी कि ज्यादा कमा रहे हो। तो भाई बी तो लॉन्च करना चाहिए, बी लॉन्च करने में फायदा हो रहा है, बी लॉन्च करने में कंपनी का जो मालिक है यानी कि जो दोनों प्रोडक्ट्स बनाकर बेच रहा है उसके जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो तो इंक्रीज हो रही है। तो यही इस चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा। ऑल्दो बी लॉस कर रहा है, लेकिन आप ये देखो ना कि वो लॉस हो क्यों रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि पहले पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट का बर्डन ए बर्दाश्त करता था, और जब बी आ गया तो मैंने बोला यार चलो आधे खर्चे ए के आधे खर्चे बी के, यानी कि 50-50 बांट दिए। लेकिन फिक्स कॉस्ट का खर्चा एक ऐसा खर्चा है, अगर मैं बी की प्रोडक्शन बंद कर दूंगा, अगर मैं बी की प्रोडक्शन बंद कर दूंगा, बी प्रोड्यूस नहीं करूंगा, तो उसका पूरा बर्डन ए को उठाना पड़ेगा, है ना। तो आपने ये सीखा कि लॉन्चिंग ऑफ बी इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, है ना। अदरवाइज इंटायर फिक्स कॉस्ट बर्डन मस्ट बी borne बाय ए। तो भाई आप जो है ना वो बी को लॉन्च करोगे, तो ये फैसले, इस तरह के फैसले आप रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग के चैप्टर्स में लोगे कि क्या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है नहीं, क्या कोई प्रोडक्ट, पुराना प्रोडक्ट जो है उसको डिसकंटिन्यू करना है या नहीं, और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो हम वक्त के साथ साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप फिक्स कॉस्ट को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करना, ये कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि कंपनी यूनिट्स के हिसाब से डिवाइड करे, कंपनी यूनिट्स के हिसाब से डिवाइड ना करे और कंपनी जो है वो इक्वली डिवाइड कर दे। लेकिन जो भी हो जाए बी को लॉन्च करना बेहतर ही होगा, चाहे यूनिट्स की बेसिस पर डिवाइड किया जाएगा, और फिर भी अगर ये देखा जाएगा कि मेरे टोटल हालात कैसे हैं तो आपके टोटल हालात बेहतर ही होंगे। यानी कि अगर आपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो जनरल एक रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में तो डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी टर्म्स को। जनरल रूल ये क्या कहता है, जनरल रूल ये कहता है कि आप दो चीजों को कंपेयर करना, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और दूसरी चीज इसके साथ कंपेयर करना इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है। आम हालात में आप क्या करोगे, आम हालात में किसी भी सवाल में आप नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज को और इंक्रीमेंटल कॉस्ट को आपस में कंपेयर करोगे। अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इंक्रीमेंटल कॉस्ट से ज्यादा है तो आप प्रोडक्ट लॉन्च कर दोगे, अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इंक्रीमेंटल कॉस्ट से कम है तो आप प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करोगे। अब सर ये इंक्रीमेंटल का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है इंक्रीमेंटल का क्या मतलब है। इंक्रीमेंटल का मतलब है इजाफी, है ना। तो देखिए जरा, अगर हम इसी अपने एग्जाम्पल पर आए, अगर हमने प्रोडक्ट बी लॉन्च किया, अगर हमने प्रोडक्ट बी लॉन्च किया तो हमारा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, यानी कि बी को लॉन्च करने की वजह से रेवेन्यू में क्या इजाफा आया है, रेवेन्यू में 450 का इजाफा आया है। ठीक है। अगर मैं बी नहीं बेचता था, अगर मैं बी नहीं बेचता था सिर्फ ए बेचता था तो 1500 का रेवेन्यू होता था। अब ए और बी दोनों बेच रहा हूं, अब ए और बी दोनों बेच रहा हूं तो मेरा रेवेन्यू 1950 है, यानी कि मेरे रेवेन्यू में 450 का जंप आया है, इंक्रीज आया है। फिर आप देख रहे हो इंक्रीमेंटल कॉस्ट, खर्चों में क्या इजाफा है। अगर मैं ए बेचता था सिर्फ तो मेरे वेरिएबल खर्चे 1200 थे और फिक्स खर्चे 100 थे।
अगर मैं ए और बी दोनों बेचता हूँ तो मेरे वेरिएबल खर्चे 1635 पर चले गए, यानी कि मेरे जो वेरिएबल खर्चे हैं उनमें कितना इजाफा आया है, 435 रुपए का। ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि जो आपके फिक्स खर्चे हैं ना उसमें कोई इजाफा या कोई कमी नहीं है, उसमें कोई इजाफा या किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं है। फिक्स कॉस्ट पहले भी 100 रुपए थी और अभी भी 100 रुपए है। तो अगर आप इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट को कंपेयर करोगे ना तो नेट आपको नजर आ रहा है कि आपका 15 रुपए का इंक्रीमेंटल या इजाफी प्रॉफिट है, क्योंकि आपके रेवेन्यूज में 450 का इजाफा है जबकि खर्चों में सिर्फ 435 रुपए का इजाफा है। तो ये एक और एग्जाम्पल थी जिसके थ्रू आपको जो है वो डिसीजन मेकिंग की कुछ चीजें समझ में आए। क्या ये क्लियर है? देखो जनरली फिक्स कॉस्ट जो होती है ना वो ज्यादा यूनिट्स बनाने की वजह से चेंज नहीं होती है, इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, देखें यहाँ पर भी आपकी फिक्स कॉस्ट पहले भी 100 थी, अभी भी 100 है। फर्क कितना है, पहले 100 रुपए पूरा का पूरा प्रोडक्ट ए को बर्दाश्त करना होता था, अब वो ए और बी दो लोगों में बैठ गया। ऑल्दो ये नजर आ रहा है कि बी जो है वो लॉस कर रहा है, लेकिन आप ओवरऑल सिचुएशन देखो ना, एज अ फैक्ट्री का मालिक या आप एक ओवरऑल पूरी कंपनी की अगर सिनेरियो या सिचुएशन को देखते हो तो आपको 15 रुपए का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इंक्रीमेंटल कॉस्ट से ज्यादा है, तो ये काम आपको करना चाहिए। ठीक है जी, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं। अच्छा, अब देखें यहाँ पर आपको एक और मैं रेलेवेंट कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, और वो रेलेवेंट कॉन्सेप्ट जो है ना वो फिक्स कॉस्ट का है। फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है बताइएगा? फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद लेवल ऑफ एक्टिविटी नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है ना? एक फिक्स कॉस्ट कहलाती है एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट या अपोर्शन फिक्स कॉस्ट। एलोकेटेड या अपोर्शन फिक्स कॉस्ट, कभी कभी आपके सवाल में इस तरह का कोई लफ्ज यूज हो रहा होगा फिक्स कॉस्ट के बारे में। अच्छा, इसका क्या मतलब है? जो ऊपर वाली एग्जांपल थी, देखें हमारी फैक्ट्री की टोटल जो फिक्स कॉस्ट थी ना, हमारी फैक्ट्री की जो टोटल फिक्स कॉस्ट थी ना वो 100 रुपए थी। पहले हम सिर्फ ए बना रहे थे, पहले हम सिर्फ ए बना रहे थे, तो सारी फिक्स कॉस्ट कौन बर्दाश्त कर रहा था? ए बर्दाश्त कर रहा था। और फिर हमने ये देखा कि यार अगर हम ए और बी दोनों बनाते हैं, हम ए भी बनाएं और हम बी भी बनाएं, अगर हम ए और बी दोनों की प्रोडक्शन करते हैं तो हम फिक्स कॉस्ट के दो हिस्से कर देंगे, 50 और 50, यानी कि 50 रुपये एलोकेट या अपोर्शन कर देंगे ए पर और 50 रुपये बी पर एलोकेट या अपोर्शन कर देंगे। इसमें आपने इस चीज को देखना है, इसमें आपने इस चीज को देखना है कि देखें अगर आपकी एलोकेटेड या अपोर्शन फिक्स कॉस्ट होती है ना तो आप लिखोगे कि इट इज नॉट इंक्रीमेंटल। ये इंक्रीमेंटल नहीं होती है, इट इज एक्चुअली सेम एज बिफोर विदाउट एनी sort of increase in it। ठीक है, बस वो जो एलोकेटेड या पोर्शन फिक्स कॉस्ट होती है उसको बांटना दूसरी तरीके से, आपने बांट दूसरी तरीके से किया, डिस्ट्रीब्यूट दूसरी तरीके से कर दिया, लेकिन कोई वो इंक्रीज नहीं हुई। पहले भी 100 थी, अभी भी 100 है। अच्छा, कभी कभार कुछ सवालों में आपकी जो फिक्स कॉस्ट होगी ना, कुछ सवालों में जो आपकी फिक्स कॉस्ट होगी ना, हो सकता है कि वो फिक्स कॉस्ट है ना स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट हो। अब ये स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट का क्या मतलब है? स्पेसिफिक का मकसद क्या है, मतलब क्या है? मखसूस स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट होगी। कभी कभी आपके सवालों में जो फिक्स कॉस्ट होगी ना वो एक स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट होगी
यानी कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट की वजह से अराइजिंग। मिसाल के तौर पर ऊपर वाले सवाल में ऐसा होता कि अभी आप ए बना रहे हो और आपकी जो फिक्स कॉस्ट है ना वो 100 रुपये है, लेकिन अगर आप ए एंड बी दोनों बनाओगे तो जो करंट फैक्ट्री है ना, जो करंट फैक्ट्री है जिसकी फिक्स कॉस्ट 100 रुपये रेंट है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, जगह नहीं है, सलाहियत नहीं है कि ए और बी दोनों बन सके। ठीक है। तो सवाल आपको हो सकता है कि ये बोल देगा कि भाई अगर आप ए और बी दोनों बनाना चाहोगे तो अभी वाली जो फैक्ट्री है वो तो अपनी जगह रहेगी, लेकिन बी की प्रोडक्शन के लिए आपको एक और फैक्ट्री किराए पर लेनी पड़ेगी। बी को बी की प्रोडक्शन के लिए आपको एक और फैक्ट्री किराए पे लेनी पड़ेगी जिसका किराया 80 रुपये होगा। ठीक है, बी बनाने के लिए आपको एक और फैक्ट्री किराए पर लेनी पड़ेगी जिसका किराया 80 रुपये होगा। ये स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट होगी, क्योंकि अगर मैं बी बनाने का फैसला करता हूं तो ये फिक्स कॉस्ट होगी, और अगर मैं बी नहीं बनाता तो ये फिक्स कॉस्ट नहीं होगी। तो आप इसके बारे में लिख देते हो, इट इज इंक्रीमेंटल। ये इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है ना। इट इंक्रीजेस यू टू डिसीशन टू प्रोड्यूस सम न्यू प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, तो स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट वो होती है जो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने की वजह से अराइज होता है। जिस तरह से मैंने आपको यूं कहा कि हमें पता है कि अगर ए और बी हम दोनों बनाएंगे तो करंट फैक्ट्री में इतनी सलाहियत, कैपेसिटी, गुंजाइश, जगह नहीं है। हमें दो फैक्ट्रियां चाहिए होंगी। पहली फैक्ट्री का 100 रुपये किराया जो अभी भी हम पे कर रहे हैं, और दूसरी फैक्ट्री का 80 रुपये किराया जो मुझे एडिशनल पे करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम ऊपर वाली ही एग्जाम्पल दोबारा देखें और टोटल वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, यानी कि ये जो आखिर का टोटल वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, इसकी अगर मैं बात करूं और मैं लेट से आपको यूं बोलूं कि भाई बी बनाएंगे ना तो एक स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट भी होगी, तो हम ए एंड बी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जैसे हमने ऊपर बनाया था। यानी कि सेल्स रेवेन्यू हो, उसमें से लेस हो रहा हो वेरिएबल कॉस्ट, फिर जो अमाउंट बच जाए उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से लेस करी जा रही हो फिक्स कॉस्ट। अगर हम टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए बी का बनाएंगे तो 1950 1635, 1950 1635, 315, और फिक्स कॉस्ट इस बार यहाँ पर 180 रुपये लिखी हुई आएगी। 180 रुपये इसलिए लिखी हुई आएगी क्योंकि अगर हम बी लॉन्च करते हैं तो ये फिक्स कॉस्ट अराइज होती है, और मेरा जो प्रॉफिट होगा ना वो 135 पर चला जाएगा, है ना। तो अब हमारा फैसला क्या होना चाहिए। अगर ऐसा कोई काम हो रहा है, अगर ऐसा कोई काम हो रहा है कि बी को लॉन्च करने की वजह से आपकी एक स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट भी होगी 80 रुपए की, तो अब अगर आप उसको कंपेयर करोगे अपने करंट या मौजूदा मौजूदा हालात से, मौजूदा हालात में आप सिर्फ ए बना रहे थे, और जब आप सिर्फ ए बना रहे थे ना, मौजूदा हालात में आप सिर्फ ए बना रहे थे, 1500 रुपये आपका सेल्स रेवेन्यू होता था, 1200 रुपये की आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती थी, 300 रुपये की आपकी कंट्रीब्यूशन होती थी, 100 रुपये की आपकी फिक्स कॉस्ट होती थी, और आप 200 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे होते थे, है ना। तो अब आप क्या करोगे, क्या आप 200 के बजाय 135 कमाओगे? नहीं सर, यहाँ पर हमारे पास जो है ना, हमारा डिसीजन इस केस में नो होता। अगर ऊपर वाले ही सवाल में कोई स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट भी होती तो हमारा डिसीजन जो है वो नो हो जाता, इसलिए क्योंकि बी बनाने के लिए ना सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बल्कि फिक्स कॉस्ट में भी इजाफा आ रहा है। अच्छा, अगर हम इंक्रीमेंटल बेसिस पर वर्किंग करते हैं, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देखते हैं पहले। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना होगा? 1950
और 1500 के बीच का डिफरेंस यानी कि 450। फिर हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट देखते हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट में एक वेरिएबल कॉस्ट है, एक फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1635 और 1200 का डिफरेंस, यानी कि 435 रुपये से मेरी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है अगर मैं बी बनाता हूँ तो। और फिक्स कॉस्ट अगर देखें तो 180 माइनस 100, यानी कि फिक्स कॉस्ट में 80 रुपये का इजाफा आ रहा है अगर मैं बी बनाता हूँ तो 450 माइनस 435 माइनस 80, यह आपका आंसर आता है नेगेटिव का 65। यानी कि आपका आंसर नो इसलिए है क्योंकि आपके जो खर्चे इंक्रीज होंगे और जो रेवेन्यू इंक्रीज होगा उसको कंपेयर किया जाए तो खर्चे 65 रुपये ज्यादा से इंक्रीज होंगे। देयरफॉर ये बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? कोई मसला है इसमें? हाँ जी। ठीक है। तो आपने, या तो आप ये कर सकते हो कि आप दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, है ना। या तो आप ये कर सकते हो कि पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ कि भाई अभी हालात कैसे हैं, नया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ कि चीजें इंप्रूव हो गई तो हालात कैसे होंगे। या तो आप ये वाला काम कर सकते हो कि सिर्फ इंक्रीमेंटल वैल्यू जो है ना उसको लिस्ट डाउन कर दो कि रेवेन्यू में कितना इजाफा है, वेरिएबल कॉस्ट में कितना इजाफा है, फिक्स कॉस्ट में कितना इजाफा है, और ये देख लो कि आपका आंसर क्या आता है। तो इस तरह से आपके पास जो है ना वो सारी चीज़ें हो रही होंगी। और ये कुछ डिसीजन मेकिंग से रेलेवेंट जो है ना मैंने एक दो एग्जांपल्स आपको करवा कर दिखाई कि भाई न्यू प्रोडक्ट का जो डिसीजन है वो किस तरह से होता है, या फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन जो है वो किस तरह से और क्यों किए जाते हैं। और यही चीज़ें इस चैप्टर में आपने जो है वो सीखनी होंगी। फिर हमने ये भी देखा कि कभी कभार जो आपकी फिक्स कॉस्ट होगी वो कहलाएगी इस एलोकेटेड या अपोर्शन फिक्स कॉस्ट, और कभी कभी आपकी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो कहलाएगी स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी। तो दोनों चीज़ों का आपने जो है वो अगेन ख्याल रखना होगा कि भाई कौन सी जो कॉस्ट है वो क्या चीज़ बता रही है। ठीक है जनाब, क्या यहाँ तक कोई मसला? चलो जी। अच्छा, अब इससे ये जाहिर हुआ कि हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट की जो डेफिनेशन है वो भी अपने पास मेंशन कर सकते हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है? आप यूं कह सकते हो कि ये एक तरह से एडिशनल कॉस्ट होती है। एडिशनल कॉस्ट दैट अराइज इफ पर्टिकुलर डिसीजन इज अंडरटेकिंग। जनरल वर्ड्स में बता रहा हूँ कि आपकी जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है ना वो क्या होती है। ठीक है। अच्छा, तो अब हमें आइडिया होगा कि रेलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में किस तरह की बात करी जाएगी। अब हम जो है वो कुछ वर्ड्स कुछ लफ्ज होंगे वो भी पढ़ेंगे, वो भी समझने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे आपके सवालों में आएंगे। आपको बहुत सारे टर्म्स या बहुत सारे लफ्ज जो है ना वो ड्यूरिंग दिस चैप्टर सीखने को मिलेंगे जो आपको इस्तेमाल करने होंगे। सबसे एक चीज जो है ना, एक आसान सा लफ्ज जो सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहूंगा वो लफ्ज है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि इन सिंपल टर्म्स बेनिफिट्स
foregone if a particular decision is undertaken। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना, उसका मतलब होता है कोई भी ऐसा बेनिफिट जो आपने फॉरगो किया हो अगर आपने कोई पर्टिकुलर डिसीजन लिया है उसके लिए। मिसाल के तौर पे लेट से एक मिस्टर ए, अभी एक बंदा है मिस्टर ए, और वो जो है ना कहीं पर जॉब करता है, और जॉब में उसको जो है ना वो मिलते हैं 45,000 रुपये पर मंथ। अब ये बंदा सोच रहा है कि ये जॉब के बजाय बिजनेस की तरफ चला जाए। तो जब ये बिजनेस करेगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एक वक्त पर एक ही चीज कर सकता है। जब ये बिजनेस करेगा तो ये क्या नहीं कर सकेगा, जॉब नहीं कर सकेगा, और 45,000 रुपये जो कमा रहा है वो नहीं कमा पाएगा। ये इस बंदे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है भाई, अगर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और मेरी तनख्वाह 45,000 रुपये पर महीना है, अगर मैं बिजनेस की तरफ चला जाता हूँ तो होगा ये कि मैं जॉब नहीं कर सकूंगा, और जॉब नहीं कर सकूंगा तो जो 45,000 रुपये अभी कमा रहा था वो नहीं कमा सकूंगा। एज्यूमिंग कि मैं एक काम, एक वक्त पर एक ही काम कर सकता हूँ, तो 45,000 रुपये जो है ना वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक है, 45,000 रुपये मेरी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अब ये 45,000 रुपये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ये हम अपने डिसीशंस में कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। लेट से एक बंदा है, वो अभी जॉब करता है और उसकी तनख्वाह 45,000 रुपये है। उसको किसी ने बोला कि यार तुम बिजनेस कर लो, और लेट से बिजनेस का नाम है बिजनेस ए, और मिस्टर ए ने जो है ना पूरी वर्किंग करी और इसको पता चला कि अगर ये वाला बिजनेस करेगा ना तो इस बिजनेस से इसको 60,000 मिल जाएंगे पर मंथ। ठीक है, बताओ क्या मिस्टर ए को बिजनेस छोड़, जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहिए? बिजनेस में 60,000 रुपीज पर मंथ मिल रहे हैं, तो क्या बिजनेस करना ज्यादा बेहतर है, हाँ या नहीं? बिल्कुल बिजनेस करना बेहतर है। इसलिए क्योंकि जब वो जॉब कर रहा था तो वो एक महीने के कमाता था 45,000 रुपये। अब जब वो बिजनेस कर रहा है तो उसको जो एक महीने की कमाई हो रही है वो 60,000 रुपीज हो रही है। तो इसने अपना फैसला कैसे लिया होगा? इसने अपना फैसला इस तरह से लिया होगा कि बिजनेस से आने वाले रिटर्न्स को इसने अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कंपेयर किया होगा। इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो 45,000 रुपये थी। लिहाजा इसने अपना फैसला लेने की वर्किंग कुछ इस तरह से करी होगी कि इसने सोचा होगा कि अगर मैं जॉब करता हूँ तो महीने के 60 कमाऊंगा, और नहीं करता, बिजनेस करता हूँ तो महीने के 60 कमाऊंगा, और नहीं करता और जॉब करता हूँ तो महीने के 45,000 कमाऊंगा। लिहाजा मुझे जॉब करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, क्योंकि जॉब में मुझे 15,000 रुपये पर मंथ ज्यादा बच रहे हैं। ठीक है, रुपीज 15,000 पर मंथ ज्यादा बच रहे हैं। 15,000 रुपये फी महीना ज्यादा की बचत है। तो आप जब कंपैरिजन करते हो तो आप हमेशा याद रखना कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को इंक्रीमेंटल कॉस्ट से कंपेयर करते हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट होती है, इसको आप अपने डिसीजंस में कंसिडर करते हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कहेंगे कि ये एक रेलेवेंट कॉस्ट है। रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब ये है कि जब मैं अपना कोई भी डिसीजन लेता हूँ उस तरह का, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैं कंसिडर करा करता हूँ। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद अगली चीज पर चलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद एक और टर्म जो आप बहुत ही कॉमनली देखोगे वो कहलाती है संक कॉस्ट। ठीक है, संक कॉस्ट क्या है? संक कॉस्ट की डेफिनेशन लिख लो कि ये एक पास्ट कॉस्ट है एंड is irrelevant for our decision as it has
ऑलरेडी बीन इनकर्ड। सम कॉस्ट एक ऐसी पास्ट पुरानी कॉस्ट होती है जो हमारे डिसीशंस के लिए इररिलेवेंट होती है, बिकॉज ये पहले ही इनकर कर दी गई होती है, और इसलिए हम अपने डिसीशंस में इसको अकाउंट फॉर नहीं करते हैं। अब जरा संक कॉस्ट की एग्जांपल लेते हैं। संक कॉस्ट की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक कंपनी है जो सोलर पैनल्स जो है ना वो इंस्टॉल करती है। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करने वाली कंपनी है। ठीक है जी, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन वाली कंपनी है। जब आप इस सोलर पैनल इंस्टॉलेशन वाली कंपनी से बातचीत शुरू करते हो ना, तो ये आपको आपके घर या जहाँ पर भी आपने सोलर पैनल इंस्टॉल करना है उसका एक एस्टिमेट देते हैं, साइट विजिट करते हैं और सर्वे करते हैं। ठीक है भाई, मैंने सोलर पैनल वाली कंपनी को फ़ोन करा, मैंने बोला मुझे अपने घर पर सोलर पैनल लगवाना है। उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन आपको कितना बड़ा सोलर पैनल चाहिए होगा, कैसे लगेगा, कितना खर्चा आएगा, उसके लिए हम आपको, हमारी टीम आएगी, आपको विजिट करेगी और आपको फिर बताएगी, समझाएगी। अच्छा, इन्होंने अपने इंजीनियर्स भेज दिए, वो मेरे घर पर आ गए 1 जनवरी वाले दिन। ठीक है, इन्होंने जो है ना वो छत देखी, रूम देखे, एसी कितने हैं, पंखे कितने हैं, उसकी लिस्ट बनाई। फिर एक मुझे एस्टिमेट दे दिया कि भाई आपके घर पर इतने रुपए का सोलर पैनल लगेगा। मैंने बोला ठीक है, आप एस्टिमेट दे दो, आप एस्टिमेट मुझे दे दो, सबमिट कर दो, मैं आपको जो है ना 10 दिन में सोच कर बताता हूँ कि आपसे काम करवाना है या नहीं। ठीक है, यानी कि मैंने उनको ये बोला मैं 10 जनवरी वाले दिन, मिसाल है, आपको बताता हूँ कि काम करवाना है या नहीं। अब तो मैं सोलर पैनल की जो कंपनी है ना, ये जो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है, ये जो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है, इसके एंगल से सोचो कि जब इसने इंजीनियर्स भेजे होंगे, जब इसने साइट पर यानी कि लोकेशन पे किसी को भेजा होगा, तो इनका क्या खर्चा इनकर हुआ होगा। जो इंजीनियर है उसने पैसे लिए होंगे, साइट विजिट जिसने की होगी उसने कुछ पैसे लिए होंगे, ट्रांसपोर्टेशन का कुछ खर्चा हुआ होगा, हाँ या नहीं। तो लेट से ₹5000 का खर्चा कंपनी का इस दिन हो गया था। ₹5000 का खर्चा कंपनी ने इनकर कर दिया था। कब? 1 जनवरी 2023 वाले दिन। 1 जनवरी 2023 वाले दिन कंपनी की जेब से ₹5000 चले गए थे। 1 जनवरी 2023 वाले दिन कंपनी की जेब से ₹5000 चले गए थे। ठीक है, ये ₹5000 कंपनी की जेब से कैश का आउटफ्लो है। ये कैश आउटफ्लो है कंपनी के लिए ऑन 1 जनवरी 2023। अच्छा, कंपनी के इंजीनियर्स ने ये एस्टिमेट दिया था कस्टमर को कि हम आपके पास सोलर पैनल इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, और उसका एक एस्टिमेट दे दिया था ₹5 लाख। भाई ₹5 लाख का सोलर पैनल लगेगा, कंपनी के हिसाब से ये सेलिंग प्राइस या सेल्स रेवेन्यू होगा। अच्छा, कंपनी ने एक अंदाजा लगाया हुआ था कि कंपनी की जो कॉस्ट है ना वो ₹4 लाख। कंपनी का जो खर्चा है वो ₹4 लाख। जाहिर है हर कंपनी जो है वो प्रॉफिट्स कमाने के लिए है। तो कंपनी ने ये अंदाजा लगाया हुआ था कि कंपनी का 4 लाख का खर्चा होगा, ₹5 लाख का वो ये सोलर पैनल बेचेगी तो ₹1 लाख की कमाई हो जाएगी, मुनाफा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? मैं वापस से रिपीट करता हूँ। 1 जनवरी को कंपनी के इंजीनियर्स गए, उन्होंने 5000 इंजीनियर्स गए, उन्होंने जो है वो एस्टिमेट क्लाइंट को दिया। क्लाइंट को बोला ₹5 लाख में हम सोलर पैनल आपके घर लगा देंगे। और कंपनी ने ये अपनी इंटरनल वर्किंग है, कंपनी की अपनी वर्किंग है, जाहिर है मैं अपने कस्टमर को प्रॉफिट तो नहीं बताऊंगा ना, ये इंटरनल वर्किंग है कंपनी की।
ठीक है। और कंपनी ने एक वर्किंग कर ली कि चलो यार इसके घर पे हम 5 लाख रुपए का सोलर पैनल, इसको इससे 5 लाख रुपए लेते हैं, 4 लाख रुपए का खर्चा होगा, लाख रुपए बचत हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगा। अब 10 जनवरी को कस्टमर ने फोन किया और बोला सोलर पैनल लगा दो। बताओ कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा अगर टोटल टोटल बात करें। 10 जनवरी को कस्टमर ने फोन किया, 10 जनवरी को कस्टमर ने फोन किया, 10 जनवरी को कस्टमर ने फोन किया और बोला सोलर पैनल लगा दो। बताओ कंपनी ने टोटल कितना कमाया। अगर 10 जनवरी को कस्टमर फोन करता है, बोलता है हाँ भाई आ जाओ सोलर पैनल लगा दो, तो पूरे ये जो प्रोजेक्ट है या पूरा जो सिनेरियो आपके सामने है, 1 जनवरी ऑनवर्ड्स कंपनी ये सोचेगी कि भाई उसने 5 लाख रुपए की चीजें बेची, कॉस्ट जो उसकी लगी सोलर पैनल इंस्टॉल करने की XYZ वो 4 लाख रुपए थी, और सर्वे जब इंजीनियर्स करने गए थे तो कंपनी ने उनको अपनी जेब से 5,000 रुपए दिए थे, लिहाजा 95,000 बच जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। अगर कस्टमर ने बोला हाँ भाई लगा दो सोलर पैनल, ले लो 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए आपने कस्टमर से लिए, 4 लाख रुपए का आपका वायरिंग का या इलेक्ट्रिशियन का या XYZ जो भी खर्चा हुआ, 5,000 रुपए आपने सर्वे वाले दिन एज अ कंपनी इंजीनियर्स को दिए थे, तो आप सोचोगे कि आपको 95,000 रुपीज की बचत हो गई। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जो कस्टमर है ना वो बोले नहीं यार आप बहुत महंगे हो, हमें आपसे सोलर पैनल नहीं लगवाना। तो कंपनी जो है ना, उसने जो सर्वे वाले दिन 5,000 रुपए दिए थे वो कंपनी के जाया हो गए, क्योंकि कंपनी ने तो इंजीनियर को दिए थे और कस्टमर से लिए नहीं थे, कंपनी ने तो ऐसे ही सर्वे करवा लिया था, तो कंपनी की जेब से तो गए ना। हम कंपनी का अगर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करें तो कंपनी को नुकसान है। बात समझ में आई। तो अगर कस्टमर हाँ बोलेगा 95,000, अगर कस्टमर ना बोलेगा तो 5,000 का नुकसान। अब मुझे एक बात बताओ, कस्टमर आपको ये बोलता है कि यार लगा तो दो, लेकिन मैं आपको जो है ना वो पैसे जो दूंगा ना, लगा तो दो लेकिन मैं आपको जो पैसे दूंगा ना वो दूंगा 4,02,000 रुपए। 4,02,000 रुपए दूंगा, 5,000 रुपए, 5 लाख रुपए नहीं दूंगा। 4,02,000 रुपए दूंगा, 5 लाख रुपए नहीं दूंगा। तो क्या हमें कस्टमर को हाँ बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए। अगर कस्टमर बोलता है मैं 5 लाख रुपए नहीं दूंगा, मैं 4,02,000 रुपए दूंगा, तो मुझे क्या कस्टमर को हाँ बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए। अगर मैं कस्टमर को हाँ बोल देता हूं तो 4,02,000 रुपए कस्टमर से आएंगे, 4 लाख रुपए ऑन स्पॉट खर्चों के, और 5,000 रुपए मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ इंजीनियर्स को, यानी कि मुझे नुकसान ही होगा, लेकिन कितना नुकसान होगा, नुकसान होगा 3,000 का। मुझे नुकसान होगा लेकिन नुकसान हो रहा होगा 3,000 का। अगर मैं ना बोल देता तो मुझे 5,000 का नुकसान होता। अगर मैं ना बोल देता तो मुझे 5,000 का नुकसान होता। अगर मैं ना बोल देता तो मुझे 5,000 रुपए जो सर्वे के वक्त मैंने अपने इंजीनियर्स को पे करे थे उसका नुकसान हो जाएगा। अगर मैं हाँ बोलता हूँ तो 4,02,000 रुपए मिलेंगे, 4 लाख रुपए खर्चों में चले जाएंगे, फिर उसमें से 5,000 रुपए जो इनिशियल पे किए हैं वो भी माइनस कर दो तो भी नुकसान होगा, लेकिन सिर्फ 3,000 रुपए का नुकसान होगा। तो मुझे हाँ बोलना चाहिए। ऑल्दो नुकसान तो है, लेकिन ना बोलने से ज्यादा नुकसान होता, हाँ बोलने से नुकसान लेकिन कम नुकसान हो रहा है। हाँ बोलने से नुकसान लेकिन कम नुकसान हो रहा है। तो मैं हाँ बोल दूंगा, हाँ बोलने से भी नुकसान है, हाँ बोलने से फायदा नहीं है, हाँ बोलने से नुकसान है लेकिन 3,000 का है, ना बोलने से 5,000 का नुकसान हो रहा था। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई ऐसी तरह की सिचुएशन होती है जिसमें कोई संक कॉस्ट हो, यानी कि कोई पास्ट की कॉस्ट हो, तो वो हमारे डिसीशंस के लिए इररिलेवेंट होती है, क्योंकि आपने वो ऑलरेडी इनकर कर ली होती है।
अगर फॉर एग्जांपल इसको जरा सा रीफ्रेज करूं, तो अगर आप सवाल सॉल्व करोगे ना, तो आप लिखते रेलेवेंट रेवेन्यू 4,02,000, कस्टमर 4,02,000 रुपए दे रहा है, जो पास्ट में वह उसको छोड़ देते। 5,000 रुपए जो है वो मैंने अपने इंजीनियर्स को दिए, मेरी जेब से गए थे। लेकिन मैं ये सोचूंगा कि रेलेवेंट रेवेन्यू कितना है, 4,200, 4,02,000, और रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है, 4 लाख। और अगर इसका आंसर पॉजिटिव 2,000 आ रहा है तो मुझे ये काम करना चाहिए। देखिए, जो पास्ट की कॉस्ट होती है ना, जो पास्ट की या जो संक कॉस्ट होती है, वो तो एक ऐसा खर्चा होता है जो आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हो। वो यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर भी है। तो अब चाहे मैं ऑर्डर अंडरटेक करूं, चाहे मैं ऑर्डर अंडरटेक ना करूं, 5,000 तो मैं दे ही चुका हूँ। ठीक है, 5,000 रुपये जो है ना, वो कहलाती है मेरी संक कॉस्ट। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो मैं पास्ट में इनकर कर चुका हूँ। और अब मैं चाहे कस्टमर की बात सुनूं, चाहे कस्टमर की बात ना सुनूं, वो 5,000 रुपये का खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। तो जब किसी सवाल में संक कॉस्ट होता है, तो रेलेवेंट कॉस्ट और रेलेवेंट रेवेन्यूज को कंपेयर करने के लिए आप फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज को कंपेयर करते हो। फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, इसका क्या मतलब है? फ्यूचर में, आने वाले दिनों में कितना पैसा आ सकता है अगर कस्टमर को हाँ बोला तो, 4,02,000। और फ्यूचर में आने वाले दिनों में कितना पैसा जा सकता है अगर कस्टमर को हाँ बोला तो, 4 लाख। तो इसमें 2,000 रुपए की बचत हो जाएगी, आप फौरन हाँ बोल दो। यानी कि जब आप कोई डिसीजन लेते हो, तो उसको डिसीजन लेने का दूसरा तरीका ये होता है कि रेलेवेंट रेवेन्यूज प्लॉट करो, फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, वो 4,02,000 है, और रेलेवेंट कॉस्ट को प्लॉट करो, फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, वो 4 लाख रुपए हैं। तो आपको जो है ना, वो 2,000 रुपये लाजमी तौर पर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको बच जाते हैं। ठीक है जी। और अगर 2,000 रुपये आपको बच जाते हैं, अगर 2,000 रुपये आपको बच जाते हैं, तो आप ये काम करोगे। आप इसको यूं भी सोच सकते थे ना कि देखो, अगर मैं ना बोलूंगा कस्टमर को तो 5,000 का नुकसान है, पूरी की पूरी सर्वे कॉस्ट का नुकसान है। अगर हाँ बोलता हूँ तो 4,02,000 माइनस 4 लाख माइनस 5,000, नुकसान तो अभी भी है, लेकिन 3,000 का है अगर मैं सन कॉस्ट को अकाउंट फॉर कर भी लूँ तो। और अगर नहीं करता तो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ इस तरह की एक वर्किंग करके देख लूंगा कि 1 जनवरी को जो हुआ वो हुआ, 10 जनवरी को क्या क्या आ सकता है, 10 जनवरी को क्या क्या जा सकता है। 10 जनवरी को जो जो आ सकता है उसकी वैल्यू अगर जो जो जा सकता है उससे ज्यादा है, तो आप टास्क को अंडरटेक कर लोगे। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने कुछ डिसीजन मेकिंग एंड रेलेवेंट कॉस्टिंग के बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करे। मजीद कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर्स में हम कवर कर रहे होंगे।